हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 52। इससे पहले हमने 51 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। ये सभी पार्ट आपको यूके ट्रिपल एस सी के अपकमिंग एग्ज़ाम वीडियो समाज कल्याण अधिकारी, बंदी रक्षक, लेखपाल, जो भी यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगी। ये सीरीज़ आपको सुबह डेली 7 बजे मिल जाती है। तो गाइस, अगर आप डेली इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। गाइस देखिए, आप किसी भी वीडियो को चैलेंज के तौर पर लें। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। देखिए, बात करें सबसे पहले लिंग की यानी जेंडर की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? चिन्ह। तो देखिए, शब्दों के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में दो लिंग होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में लिंग का जो निर्धारण होता है वो किस किस के आधार पर होता है? देखिए, पहला तो है हर रूप के आधार पर। ठीक है, हर रूप के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। अगला है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। सामान्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तब आपने 3 टिक करना है। ठीक है, अगर पूछता है सामान्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अगर पूछता है वो आपसे ये वाला क्वेश्चन कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आपको 5 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो 5 कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, संज्ञा से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है। देखिए, चिन्ह काफ़ी महत्वपूर्ण, आपको सभी चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। तो उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? ये जो इस तरह से होता है ये उद्धरण चिन्ह होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास। किसी और के वाक्य को, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप तुलसीदास ने कहा था, ठीक है, तुलसीदास का कोई ले लो कि रघुकुल रीत, तो इस तरह से ज्यों का त्यों जब लिखते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस तरह से जो कोमा लगाते हैं हम किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए, इसमें क्रिया संबंधी जो अशुद्धि है ये है ऑप्शन सी में। छोटी उम्र में शिक्षा लेना नहीं होता गाइस, ये क्या होता? पाने। ठीक है, पाने। तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, बाकी ये सभी सही हैं। तो इसमें अशुद्धि जो है ये छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए, तो ये वाली गलत है। ठीक है, लेने नहीं होता, पाने होता। ठीक है, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। अगला है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। तो देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठी लगे अखियान लुनाई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, और देखिए विरोधाभास अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार का भेद है। किसका भेद है? ये अर्थ अलंकार का भेद है। पहचान क्या होती है विरोधाभास की? कि विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास होता है। ठीक है, विरोधाभास का अलंकार की जो पहचान होती है
विरोध ना होने पर भी विरोध का जो है आभास होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। अब देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी, ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा किसने दी है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? क्वेश्चन आता है कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर, ठीक है, वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी जो कहा है, ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। तो तीनों पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्विवेदी युग को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए द्विवेदी युग की बात करें तो ये 1900 से 1920 तक था। ठीक है। और इस युग का जो नाम पड़ा है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। अब देखिए द्विवेदी युग में पूछा जाता है कि कितने मतलब वर्ग होते हैं या कितने वर्ग के कवि होते हैं। तो द्विवेदी युग में जो है कवियों के 2 वर्ग हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। एक तो है द्विवेदी मंडल के कवि, ठीक है, इसी के हैं द्विवेदी मंडल के कवि, और दूसरे हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो दोनों आपने याद रखने हैं। और द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, जो सबसे सर्वाधिक प्रिय हुए थे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। उसके अलावा है एक हरिओद भी द्विवेदी मंडल के कवि थे। उसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी तो थे ही। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। अगला है, रजत शिखर नाटक के रचनाकार हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है ये। तो रजत शिखर नाटक के जो रचनाकार हैं ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनके नाटक हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है ज्योतिष्णा, ठीक है, ज्योतिष्णा काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक हो गया रजत शिखर। उसके अलावा है एक शिल्पी सोवर्ण। ये इनके नाटक हैं महत्वपूर्ण जो आपने याद रखने हैं। अगला है, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए नागरी लिपि परिषद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। कहाँ पर स्थित है ये? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो देखिए नेपाली भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 1992 में। कब जोड़ा गया था? 1992 में। 71वां, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक तो थी कोंकणी, मणिपुरी और तीसरी थी नेपाली। ठीक है, तो आप संशोधन भी याद रखना। 71वां संविधान संशोधन था जो 1992 में हुआ था। 3 भाषा को जोड़ा था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या जो है 22 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही वाला आपने बताना है। तो देखिए इसमें सही है वाह, ये अल्प प्राण है। ठीक है, ये क्या है? अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है, लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि। अगला है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। मतलब इसमें आपने शुद्ध वर्तनी वाला छांटना कि संश्लिष्ट किस तरह से लिखा जाता है। तो गाइस देखिए संश्लिष्ट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस तरह से। तो ये हमारा किस में है? ऑप्शन ए में हमारा सही है। अगला है, निस्तेज में कौन सी संधि है? तो देखिए सबसे पहले आप पहले निस्तेज का जो है संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो निस्तेज का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है, ठीक है, नी प्लस तेज। तो जब ये जुड़ता है, ठीक है, जब संधि इसको करते हैं तो जो विसर्ग है इसका स हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका स हो जाता है।
तो ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि है ये। कौन सी संधि है ये? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, बोतल किस भाषा का शब्द है? तो देखिए बोतल जो है एक पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली शब्द है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म है, जो सही पर्यायवाची युग्म है वो आपने इसमें बताना है। तो देखिए सिप पक्ष हंस का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा। हंस के जो पर्यायवाची होते हैं सिप पक्ष, कलकंठ, पूछा भी जाते हैं ये इसके, कलकंठ, मराल, और एक होता है सबसे महत्वपूर्ण मानसोक, ठीक है, ये मानसोक। अगला है, अवनत का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए अवनत का जो विलोम शब्द होता है ये होता है उन्नत। क्या होता है? उन्नत। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका संबंध उपन्यास से है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? औपन्यासिक। क्या होता है? औपन्यासिक, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए, ये किस तरह का वाक्य है? तो गाइस ये देखिए हो सकता है, ठीक है, जहाँ सकता है तो मतलब तो संदेह हो गया, तो ये संदेहवाचक है। तो गाइस ये थे सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।